नमस्कार साथियों, वेलकम टू सीसीआई। आप लोगों को विदित है कि अपन की जो श्रृंखला चल रही थी वो राष्ट्रीय आंदोलन के तहत तीसरा जो चरण था गांधी युग की शुरुआत हम कर चुके थे पिछली क्लास में। आज उससे आगे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड खिलाफत आंदोलन करने के बाद तीन गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर के जो आंदोलन चलाए जाते हैं उनमें जो पहला आंदोलन चलाया जाता है वो है असहयोग आंदोलन 1920। उसके बाद में गांधी जी के द्वारा दूसरा राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन चलाया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। उसी श्रृंखला में आज अपन बात कर रहे हैं खिलाफत आंदोलन के बाद सन 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत 1920 से होती है, इसके बारे में अपन विस्तृत पढ़ेंगे कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो तीन महत्वपूर्ण आंदोलन हैं उनमें जो पहला आंदोलन उनके द्वारा चलाया जाता है, इससे पहले भी हमने गांधी जी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की थी कि वो भारत 1915 में लौटे थे। उसके बाद में उन्होंने किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया। उसके बाद में जो रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ उनका विरोध किया, उनके खिलाफ जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में टर्की विभाजन के कारण जो खिलाफत आंदोलन चला था उसमें भी गांधी जी ने भूमिका निभाई थी। उसी के बाद उन्होंने, क्योंकि वो सत्य और अहिंसा के सत्याग्रहों के आधार पर ही भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे, उनके आधार पे उन्होंने पहला जो आंदोलन चलाया वो था असहयोग आंदोलन। यानी भारतीय जनता से उन्होंने अपील की कि आप अंग्रेजों के कामों में अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो सत्याग्रह के साधन थे वो सत्य और अहिंसा ही थे। किसी भी प्रकार की हिंसा न करके उन लोगों को यहां से भगाना है। इसलिए इस आंदोलन के नाम से हमें पता चलता है कि असहयोग यानी अंग्रेजों की कामकाज में भारतीय लोगों द्वारा असहयोग करना, और हम उनका असहयोग करेंगे तो उसके आधार पे वो लोग धीरे धीरे यहां से पलायन कर जाएंगे। इसलिए याद रखना मित्रों, असहयोग आंदोलन कब चला? 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने से पहले कुछ हमें इनकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना है, क्योंकि 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के तुरंत बाद ही 1920 ईस्वी में एक बड़ा आंदोलन चला। तो इस आंदोलन को चलाने के लिए कांग्रेस के कुछ लोग पक्ष में थे और कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन को चलाया जाए, क्योंकि उनके जो साधन थे वो सत्य और अहिंसा थे। कुछ इनमें से आपको पता है उग्रवादी जो लोग थे वो उनको पता था कि ये प्रार्थना पत्र याचनाओं के द्वारा ऐसे मानने वाले नहीं हैं। तो उसके आधार पर सबसे पहले हम इनकी पृष्ठभूमि पढ़ते हैं कि इस आंदोलन का प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया। कुछ महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित, पहला जो महत्वपूर्ण पड़ाव रहता है वो सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, सबसे पहली बार जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है वो किस आंदोलन में रखा जाता है? हम याद रखेंगे कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। अच्छी तरह से याद रखना है, असहयोग आंदोलन 1920 में जिसकी शुरुआत होती है, इसका जो पहली बार प्रस्ताव रखा जाता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा जाता है? सितंबर 1920 में, क्योंकि कांग्रेस के जो वार्षिक सम्मेलन होते हैं वो दिसंबर महीने में आयोजित होते थे, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 28 दिसंबर को ही की गई थी। यानी वर्ष के एंडिंग में इनके सम्मेलन होते थे, लेकिन बीच में अति आवश्यक कार्य होने के कारण इनको सितंबर में आयोजित किया गया। किस स्थान पे? कलकत्ता। इस कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई वो की गई थी लाला लजपत राय के द्वारा। अच्छी तरह से याद रखेंगे कि कलकत्ता विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लाला लजपत राय के द्वारा। इस कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन इसकी जो पुष्टि होगी, इसका जो अनुमोदन होगा वो बाद में होगा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में। तो हमें याद रखना है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत से पहले इसका जो प्रस्ताव पारित किया गया वो सितंबर 1920 में कलकत्ता का ये विशेष अधिवेशन था, याद रखेंगे। इस विशेष अधिवेशन की जो अध्यक्षता की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? लाला लजपत राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, याद रखेंगे। पहले भी बता चुका हूं आपको कि कांग्रेस के जो गरम दल के 3 नेता थे, लाल, बाल और पाल, इनमें से केवल लाला लजपत राय के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। एकमात्र अधिवेशन कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920 किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई? लाला लजपत राय के द्वारा। इस आंदोलन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है वो रखा गया, पारित किया गया, लेकिन इसकी पुष्टि है वो आगे कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में होगी। यहीं से गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए उन्होंने इस कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव को रखा। इनका जो विरोध किया था वो मुख्य रूप से किया था CR दास ने, याद रखेंगे। वैसे लाला लजपत राय ने भी विरोध किया था क्योंकि उनकी अध्यक्षता में यह आयोजित किया गया। विरोध जो किया गया वो CR दास व लाला लजपत राय। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था इनका विरोध किया गया CR दास व लाला लजपत राय के द्वारा, इनका क्या किया गया? विरोध। इसके बाद में इस आंदोलन के लिए जो कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन होता है वो हमें याद रखना है नागपुर अधिवेशन। नागपुर जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, ये वार्षिक अधिवेशन था, ये आयोजित किया गया था दिसंबर 1920। दिसंबर 1920 में किस स्थान पे? नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की जाती है वो की जाती है, हमें याद रखना है, विजय राघवाचारी के द्वारा। अध्यक्षता इसमें की जाती है विजय राघवाचारी के द्वारा कलकत्ता के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। इस सम्मेलन के दौरान असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में रखा उसका अनुमोदन कह सकते हैं आप लोग, उसका पुष्टि कह सकते हैं उसकी। तो असहयोग आंदोलन की पुष्टि, यानी यहीं से ये पक्का हो गया कि इसको चलाना है। असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई। नागपुर जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920, आंदोलन की पुष्टि की गई। इसमें नागपुर जो अधिवेशन था इसके तहत अलग अलग निर्णय लिए जाते हैं कि सबसे पहला जो निर्णय लिया जाता है कि इस असहयोग आंदोलन का जो लक्ष्य रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा? स्वराज्य। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला जो असहयोग आंदोलन था जिसमें जो राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया वो था स्वराज्य की प्राप्ति। असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया? स्वराज्य की प्राप्ति, इसमें मुख्य लक्ष्य रखा गया। इसके बाद कांग्रेस वर्किंग जो कमेटियां थी, कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी निश्चित की गई, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा ही कांग्रेस के विभिन्न भागों में प्रचार किया जाता था और उनकी सहायता की जाती थी। तो वो बात तो पहली बार तिलक ने 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में रखी, लेकिन उसकी मांग को ठुकरा दिया था। तो यहां पे नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें 15 सदस्य होंगे, जिसमें सदस्यों की संख्या भी निर्धारित की गई। कितनी? 15 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। तो ये बातें याद रखनी हमें। और भाषा के आधार पे कांग्रेस की जो प्रांतीय कमेटियां थी उनका गठन किया गया। जिस प्रांत में जो भाषा बोली जाती है उनके आधार पे उन कांग्रेस कमेटियों का गठन किया गया। भाषाई आधार पर कांग्रेस कमेटियों का गठन। भाषाई आधार पर कांग्रेस कमेटियों का गठन, ये 3 जो महत्वपूर्ण निर्णय हमें याद रखने हैं
किस अधिवेशन की बात कर रहा हूं? नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। इसकी जो अध्यक्षता की गई वो किसके द्वारा की गई? विजय राघवाचारी के द्वारा। इसमें असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई। प्रस्ताव जो रखा गया था वो तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में रखा गया, लेकिन उसकी पुष्टि या उसका जो अनुमोदन किया गया वो नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी के द्वारा। 3 मुख्य लक्ष्य रखे गए। सबसे जो महत्वपूर्ण लक्ष्य था वो था स्वराज्य की प्राप्ति। किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज्य की प्राप्ति था, या किस आंदोलन के तहत स्वराज्य की लक्ष्य को लेकर उस आंदोलन को चलाया गया? असहयोग आंदोलन 1920, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या रहेगा? स्वराज्य रहेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें सदस्यों की संख्या 15 होगी। एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा, और भाषाई आधार पर कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जाएगा। तो इसके बाद में इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है, इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, असहयोग यानी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, लेकिन लड़ाई के द्वारा बिल्कुल नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ अच्छी तरह से हमें याद रखना है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ होता है। तो हमें याद रखना है ये 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। इसी दिन याद रखना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना, किस दिन? असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ उस दिन हमारे उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का निधन, बाल गंगाधर तिलक का निधन। अच्छी तरह से याद रखना है, कभी भी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों की अध्यक्षता नहीं की। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कंपटीशन एग्जाम में कि असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन किस महान भारतीय क्रांतिकारी की मृत्यु हुई। तो हम याद रखेंगे कि एक तरफ तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरू किया जा रहा था, और एक बहुत बड़ा चमकता हुआ सितारा हमारे राष्ट्रीय क्रांतिकारियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए डूब जाता है। तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत के दिन किस राष्ट्रीय क्रांतिकारी की मृत्यु होती है। तो हमें याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी के ने कहा कि मेरा एक मजबूत आधार स्तंभ हमेशा के लिए अस्त हो गया। वो व्यक्तित्व कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। केसरी मराठा, गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, द आर्कटिक, होम ऑफ द आर्यंस, गीता रहस्य, होम रूल लीग आंदोलन, ये सारी बातें किससे रिलेटेड रहेगी? बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। असहयोग आंदोलन का भी मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वराज्य। पहला गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन, जिसका जो लक्ष्य रखा गया स्वराज्य की प्राप्ति। याद रखेंगे तीनों अलग अलग है। किस आंदोलन का मुख्य जो नारा था वो स्वराज्य प्राप्ति था, वो असहयोग आंदोलन था। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति आपको पता है लाहौर अधिवेशन 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, लेकिन ये पीछे हम भी पढ़ चुके हैं। बनारस अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन में भी हमने इस शब्द की चर्चा की थी। तो जैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत होती है, बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी नेता जिनका क्या होता है? निधन हो जाता है। गांधी जी ने जिस दिन इस आंदोलन को शुरू किया, याद रखना गांधी जी ने कहा कि मेरा एक मजबूत आधार स्तंभ चला गया। वो व्यक्तित्व कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। जब इस आंदोलन को शुरू किया गया, उससे पहले असहयोग आंदोलन शुरू क्यों हुआ? असहयोग आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए न्याय की मांग, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए न्याय, स्वराज्य की प्राप्ति, ये बातें याद रखनी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड या जो रोलर एक्ट के तहत जो कानून बना था, जो घटनाएं घटी थी,
खिलाफत आंदोलन था, उन सभी मुद्दों को लेकर गांधी जी के द्वारा एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया। कौन सा? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। याद रखेंगे ये तो प्रारंभ है, लेकिन ये स्थगित कब हुआ आगे भी अपन पढ़ लेंगे, लेकिन स्थगित की डेट यहां हमें याद रखनी है कि इसको गांधी जी के द्वारा समाप्त नहीं किया जाता है, आंदोलन क्या किया जाता है? स्थगित किया जाता है। तो ये स्थगित कब होता है? 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया जाता है? 5 फरवरी 1922 को किया जाता है। इसके बाद में असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए उन्होंने जो कांग्रेस की सदस्यता शुल्क थी उनको घटा के केवल 4 आना, जिसको वर्तमान में हम कहते हैं 25 पैसे कर दी। कांग्रेस की सदस्यता शुल्क असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस की सदस्यता शुल्क थी वो उन्होंने घटा के कितनी कर दी? 4 आना, जिसको हम कह सकते हैं 25 पैसे। कांग्रेस की जो सदस्यता ग्रहण करने के लिए जो शुल्क थी उसको घटा के इन्होंने कितना कर दिया असहयोग आंदोलन के दौरान? 25 पैसे, जिसको वर्तमान में हम कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं दूसरा ऑप्शन आता है तो 4 आना। 4 आने का मतलब 25 पैसे। इससे क्या है, ये आंदोलन जगह जगह, जो पहले केवल शहरों तक सीमित था, ये आंदोलन गांव ढाणी ढाणी तक पहुंच गया। एक जन आंदोलन का इन्होंने रूप ले लिया था। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था, क्योंकि सभी प्रकार के जो वर्ग थे, शिक्षित, मध्यम, बुद्धिजीवी, जितने भी प्रकार के ग्रामीण, महिलाएं, सभी जो थे उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन जन आंदोलन बन गया। असहयोग आंदोलन जन आंदोलन बन गया था। जन आंदोलन बन गया, याद रखेंगे। तो कांग्रेस की सदस्यता शुल्क थी इस दौरान कितनी कर दी थी? 25 पैसे। अब इसको चलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेतृत्वकर्ता थे उनके द्वारा एक तिलक स्वराज फंड बनाया गया, याद रखेंगे, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु होती है। उन्हीं के नामकरण पर एक फंड कह सकते हैं, कोष कह सकते हैं, जिसमें धन रखा गया। 1 करोड़ रुपए तक के लिए तिलक स्वराज फंड की घोषणा की गई। तिलक स्वराज फंड बनाया गया, क्योंकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत के दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होने के कारण उन्हीं के नाम के ऊपर तिलक स्वराज फंड बनाया गया। कितना? 1 करोड़ रुपए का, याद रखेंगे। किस आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड का निर्माण किया गया? अच्छी तरह से हमें याद रखना है, किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, क्योंकि इसी दिन ये चमकता हुआ तारा हमेशा के लिए अस्त हो जाता है। उन्हीं के नामकरण पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तो ये बातें हमें याद रखनी है। कुछ लोगों के द्वारा इनका समर्थन भी किया गया। अब गांधी जी ने पहले से ही जो अपने मूल मंत्र थे कि सत्य और अहिंसा के जो साधन हैं सत्याग्रह के, उन्हीं के आधार पर अंग्रेजों के लिए हमें अंग्रेजों के काम में क्या करना है? असहयोग करना है। महत्वपूर्ण बात यह कि असहयोग जो हमारा आंदोलन था उसके 2 मुख्य मुद्दे थे। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 2 मुख्य मुद्दों में बांटा था। असहयोग आंदोलन के दो मुख्य कार्यक्रम थे। पहला था रचनात्मक कार्य, या जिसको आप सकारात्मक कह सकते हैं, रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य। और दूसरा था नकारात्मक कार्य। इनको बांट के अपन पढ़ते हैं, क्योंकि वो हिंसा के द्वारा तो इनको बाहर निकालना चाहते नहीं थे। तो इस तरह से उन्होंने रचनात्मक या सकारात्मक ऐसे कार्य जिससे हमारे देश को फायदा मिले, अंग्रेजों को असहयोग मिले, और अंग्रेजों के द्वारा जो यहां काम किया जा रहा है उनका क्या किया जाए? बाइकआउट किया जाए, बहिष्कार किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने असहयोग आंदोलन के 2 मुख्य कार्यक्रम थे, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। इसके बाद में कौन कौन से ऐसे सकारात्मक कार्यक्रम थे या रचनात्मक कार्यक्रम थे इस आंदोलन के दौरान हमें देखने हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन से रचनात्मक कार्य थे।
रचनात्मक कार्यों के तहत हम देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो पहला मुख्य बल दिया गया था स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना नकारात्मक में आ जाएगा, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। इसके बाद उन्होंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करना, स्कूल व कॉलेज स्थापित करना, पंचायती अदालतों की स्थापना करना, क्योंकि न्यायालय था वो अंग्रेजों का ही था, अंग्रेजों के पास था, वो हमेशा अपने पक्ष में निर्णय देते थे। हम पढ़ चुके हैं हंटर कमेटी की रिपोर्ट को भी। इसलिए इन्होंने कहा कि आपसी जो विवाद होते हैं भारतीयों के, उनको पंचायती के द्वारा ही निपटाया जाए ताकि अंग्रेजों तक मुकदमा पहुंचे नहीं। तो पंचायती अदालतों की स्थापना करना, पंचायती अदालतों की स्थापना, खादी व चरखा को प्रोत्साहन, खादी व चरखा को प्रोत्साहन देना, खादी व चरखा को प्रोत्साहन देना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, तो ये हम 5 बातें याद रखेंगे। गांधी जी के कैसे कार्य रहेंगे? सकारात्मक कार्य, उन्होंने असहयोग आंदोलन के 2 पार्ट बना दिए कि कुछ रचनात्मक कार्य करने हमें, कुछ नकारात्मक कार्य करने हैं। तो अच्छा प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्य नहीं था या नकारात्मक कार्य नहीं था? तो उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पे जोर दिया, खादी और चरखे के प्रयोग को वो महत्व में लाना चाहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। आपको पता है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में भी स्वदेशी आंदोलन को चलाया था ताकि अंग्रेजों की जो वस्तुएं थी उनको कम से कम उपयोग में लिया जा सके, और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जाए। जगह जगह पर हम देखते हैं कि काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया विद्यापीठ, इन सभी की स्थापना जो की गई थी वो असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी ताकि हमारे देश में ही ये कॉलेज हमारे शिक्षा के लिए स्थापित किए जाए और अंग्रेजी शिक्षा का महत्व है वो कम हो सके। तो ये बातें हमें याद रखनी है। पंचायती अदालतें, ऐसे बहुत सारे वकील थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। भारतीय ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी क्या छोड़ दी? वकालत छोड़ दी थी, जिसमें हम देखते हैं वकालत छोड़ दी, ऐसे भी नेता थे। वकालत छोड़ दी मोतीलाल नेहरू, एमएल नेहरू कह सकते हैं आप, सीआर दास कह सकते हैं, एमएल नेहरू, सीआर दास, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, ऐसे बहुत सारे वकील थे जिन्होंने अंग्रेजों के लिए ये जो वकालत करते थे न्यायालय में जाकर असहयोग आंदोलन के दौरान, जो गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रम के तहत एक मुद्दा रखा, उन्हीं के तहत इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। कुछ लोगों ने क्या किया, इसके बाद में उनका जो दूसरा आता है वो है हमारा कौन सा? नकारात्मक, कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन से ऐसे लक्ष्य रखे थे नकारात्मक कार्य के। नकारात्मक कार्य के तहत गांधी जी ने कहा था, हमें याद रखना है कि जो सरकारी उपाधियां हैं उनका त्याग, सरकारी
सरकारी उपाधियों का त्याग करना। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी खुद ने असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी खुद ने केसर ए हिंद, जुल्लू पदक, बोअर पदक, ये जो 3 थे इनको गांधी जी ने वापस लौटा दिया था। ये दोनों उनको दक्षिण अफ्रीका में मिले थे और ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों की सैनिकों के रूप में जो सहायता की थी, उन्हीं के उपलक्ष्य में उनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो सरकारी उपाधियों का त्याग याद रखना है। गांधी जी के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि, जुल्लू पदक और बोअर पदक की उपाधियां किस आंदोलन के दौरान उन्होंने वापस लौटा दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। आपने नाम सुना है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटा दिया। राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटा दिया। याद रखना अच्छी तरह से कि जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि को असहयोग आंदोलन के दौरान वापस लौटा दिया? तो हमें याद रखना है राय बहादुर, गांधी जी के द्वारा केसर ए हिंद, जुल्लू पदक और बोअर पदक। इस तरह से जो गांधी जी ने नकारात्मक कार्य के तहत पहला पार्ट रखा सरकारी उपाधियों का त्याग करना, जिसके तहत गांधी जी खुद ने केसर ए हिंद, जुल्लू पदक, बोअर पदक की उपाधियों को वापस लौटा दिया। केसर ए हिंद की जो उपाधि उन्हें दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, गांधी जी ने सैनिकों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, उनके उपलक्ष्य में उपाधि दी गई। जमनालाल बजाज ने इस आंदोलन के दौरान कौन सी उपाधि को वापस लौटा दिया? राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटा दिया। इसके बाद में सरकारी उपाधियों का त्याग कर दिया। जो दूसरा जो पॉइंट आता है, सरकारी व अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना। सरकारी व अर्ध सरकारी जो उत्सव थे, त्योहार थे, उनका बहिष्कार करना, क्योंकि सरकार तो अंग्रेजों की थी। सरकारी व अर्ध सरकारी त्योहार का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों का त्याग करना। इसके बाद में सरकारी और अर्ध सरकारी त्योहार का बहिष्कार करना या उत्सव का बहिष्कार करना। तीसरा जो आता है, विदेशी वस्त्र व वस्तुओं की होली जलाना। विदेशी वस्त्र व वस्तुओं की होली जलाना या बहिष्कार करना कह सकते हैं। विदेशी वस्त्र व वस्तुओं की होली जलाना, ये भी उनके नकारात्मक कार्यक्रम में शामिल थे, क्योंकि अंग्रेजों के ही पक्ष में थे। अंग्रेजों के द्वारा जो काम किए जा रहे थे, हमें उनका असहयोग करना है, हिंसा नहीं करनी है। केवल उनको असहयोग करते हुए ये उनको महसूस करवाना है कि भारतीय लोग आपके साथ में नहीं है। विदेशी वस्त्र और वस्तुओं की होली जलाना। इसके बाद में सरकारी स्कूल कॉलेज, सरकारी स्कूल कॉलेज व अदालतों का बहिष्कार करना। अदालतों का बहिष्कार करना। इस तरह से उन्होंने अपने ये कुछ नकारात्मक कार्य रखे, जिनके द्वारा भारतीय लोग उनका क्या करेंगे? असहयोग करेंगे। सरकारी उपाधियों का त्याग हमने पढ़ लिया कि अंग्रेजों की जो द्वारा उपाधियां हमें दी गई है उनको वापस कर दीजिए। सरकारी और सरकारी जो त्योहार मनाए जाते हैं उनका बहिष्कार कर दीजिए। विदेशी वस्त्र और वस्तुओं की होली जला दीजिए। सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, न्यायालय जो भी जितने भी थे उन सब का बहिष्कार करें। इस तरह से हमने पढ़ा कि असहयोग आंदोलन को 2 मुख्य भागों में विभाजित करके गांधी जी ने चलाया था। एक तरफ रचनात्मक कार्यक्रम थे और दूसरी तरफ से नकारात्मक कार्य। नकारात्मक का मतलब हम उन लोगों का क्या कर रहे हैं? असहयोग कर रहे हैं, उनकी हेल्प हम लोग नहीं करेंगे। तो ये बातें हमें याद रखना है। इस तरह से आंदोलन धीरे धीरे अपने सर्वोत्कर्ष पे पहुंचा और जैसे ही 1921 में ये आंदोलन अपने सर्वोत्कर्ष पे पहुंचा था और जगह जगह से इस आंदोलनकारियों के द्वारा अच्छी तरह से गांधी जी का सहयोग किया जा रहा था। लेकिन उसी बीच जो 1921 में
अहमदाबाद का कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करनी थी वो किसके द्वारा करनी थी? सी आर दास। लेकिन सी आर दास उस समय कहां थे? जेल में थे। तो उसकी जगह हकीम अजमल खां के द्वारा अध्यक्षता की गई। जगह जगह विद्यार्थियों के द्वारा एक एक दिन में 90,000 विद्यार्थियों के आसपास कॉलेज और स्कूल्स का छोड़ देना। भारतीय राष्ट्रीय जो स्कूल थे 800, एक एक दिन में 800 स्कूल्स की स्थापना की गई। इस तरह से गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को गति प्रदान की जा रही थी। जनता का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। तो हमें याद रखना है कुछ कांग्रेस के जो सम्मेलन रहेंगे, 1920 के 2 सम्मेलन हमने याद रख लिए। कौन से? एक तो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, पंजाब ए केसरी, शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था, हमें पता है। 1921 का जो इनका कांग्रेस का सम्मेलन होता है वो कहां पे होता है? हमें याद रखना है अहमदाबाद में। किस स्थान पे होता है? अहमदाबाद। अच्छी तरह से याद रखें किस स्थान पे? अहमदाबाद। इसकी तो अध्यक्षता की जानी थी, अध्यक्षता की जानी थी वो तो किसके द्वारा? सी आर दास, जिसको हम क्या कहते हैं? चित्तरंजन दास, जो किस उपनाम से जाने जाते हैं? देश बंधु। किस उपनाम से जाने जाते हैं? देश बंधु। याद रखेंगे द फ्रेंड ऑफ नेशन। कभी कभी ये वर्ड अंग्रेजी में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है कि इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे? देश बंधु को द फ्रेंड ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र का मित्र। याद रखना इस बात को। तो अध्यक्षता तो इसके द्वारा की जानी थी, लेकिन सी आर दास कहां थे? जेल में थे। क्योंकि 1921 से ही जगह जगह जब ये आंदोलन प्रारंभ हो गया तो अंग्रेजों के द्वारा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1921 तक कम से कम 25 से 30,000 लोग जेलों में जा चुके थे, और उसी दौरान सी आर दास भी जेल में गए। तो इसलिए इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो हकीम अजमल खां के द्वारा की गई। याद रखेंगे हकीम अजमल खां के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। की जानी किसके द्वारा थी वो हमें याद रखना, सी आर दास। सी आर दास ने क्यों नहीं की? क्योंकि वो उस समय कहां थे? जेल में थे। उनको किस उपनाम से जाना जाता है? देश बंधु के नाम से जाना जाता है। कई बार ये वाक्य सीधा अंग्रेजी में आता है तो हमें अर्थ पता नहीं रहता है। द फ्रेंड ऑफ नेशन किस व्यक्ति को कहा जाता है? किस व्यक्तित्व को कहा जाता है? सी आर दास। एक और याद हमें रखना है, ये तो है देश बंधु, और एक मैंने आपको बताया था दीन बंधु, गरीबों का जो मित्र था दीन बंधु। याद रखेंगे दीन बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? सी एफ एंड्रूज। सी एफ एंड्रूज, याद रखेंगे। सी एफ एंड्रूज को क्या कहा जाता है? दीन बंधु कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? देश बंधु, द फ्रेंड ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। इसी बीच ये आंदोलन अपने परवान पे चढ़ रहा था। उसी दौरान क्या होती है? एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। वो घटना कौन सी? चोरा चोरी या चोरी चोरा, चोरी चोरा हत्याकांड इस आंदोलन के स्थगित होने का कारण बनता है। याद रखना चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ? हमें याद रखना है 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। ये जो जगह पड़ती है वो किस स्थान पर? गोरखपुर। चोरी चोरा जो जगह है गोरखपुर। गोरखपुर कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश। किस स्थान पे? उत्तर प्रदेश। इस चोरा चोरी नामक स्थान पे जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन जो चोरा चोरी नामक स्थान पे चल रहा था, उसका जो नेतृत्व कर रहा था उस व्यक्ति का नाम हमें याद रखना भगवान अहिर। भगवान अहिर के द्वारा इस स्थान का क्या किया जा रहा था? नेतृत्व किया जा रहा था। उसी दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस और उस भीड़ के बीच में क्या हो जाती है? मुठभेड़ हो जाती है। उसी मुठभेड़ के दौरान इसी स्थान पर 21 पुलिसकर्मी
व एक थानेदार, 21 पुलिसकर्मी और एक थानेदार जिंदा जला दिए जाते हैं। याद रखना, चोरा चोरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922। अच्छा प्रश्न है। चोरा चोरी हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से है? असहयोग आंदोलन से है। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। याद रखेंगे, चोरा चोरी जो किस स्थान पर है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश राज्य में। यहां से जो भीड़ चल रही थी, क्योंकि हिंसा का तो वैसे ही गांधी जी ने समर्थन किया ही नहीं था, लेकिन जैसे ही वो असहयोग की भावना से उस पुलिस वालों के सामने से जा रहे थे, उनका नेतृत्व किस व्यक्तित्व के द्वारा किया जा रहा था? भगवान अहिर नामक व्यक्तित्व के द्वारा किया जा रहा था। और उसी दौरान पुलिस और उस भीड़ के बीच में मुठभेड़ होने के कारण उस आक्रोशित भीड़ ने 21 पुलिसकर्मी और एक थानेदार को जिंदा जलवा दिया था। और यह सूचना दशरथ प्रसाद, याद रखना उस व्यक्तित्व का नाम, गांधी जी को कौन देता है? दशरथ प्रसाद, दशरथ प्रसाद द्विवेदी। दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा महात्मा गांधी को दी जाती है। महात्मा गांधी को दी जाती है। सूचना किसके द्वारा दी जाती है इस घटना की? दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा महात्मा गांधी को सूचना दी जाती है। और उस समय गांधी जी कहां थे? याद रखेंगे, बारदोली में थे। जब चोरा चोरी हत्याकांड हुआ तो गांधी जी किस स्थान पर थे? बारदोली। और बारदोली कहां स्थित है? गुजरात में। आगे बारदोली आंदोलन भी चलेगा 1928 में। तो ये बातें हमें चोरा चोरी से संबंधित याद रखनी है कि चोरा चोरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में स्थान स्थित है। वहां से जो नेतृत्व कर रहा था भगवान अहिर नामक व्यक्ति। कितने पुलिसकर्मी? 21 पुलिसकर्मी और एक थानेदार को उस आक्रोशित भीड़ ने जिंदा जला दिया। और यह सूचना गांधी जी को किस व्यक्तित्व के द्वारा दी गई? दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दी गई। चोरा चोरी हत्याकांड हुआ उस समय गांधी जी किस स्थान पर थे? बारदोली में थे। अब गांधी जी के द्वारा जब यह सूचना वहां पहुंचती है तो तुरंत गांधी जी के द्वारा एक बैठक बुलाई जाती है। कब? इस आंदोलन को गांधी जी क्या करते हैं? स्थगित करते हैं। 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 को किस स्थान पर? याद रखेंगे, बारदोली में। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है। बारह फरवरी 1922 को बैठक बुलाकर गांधी जी के द्वारा निर्णय लिया जाता है असहयोग आंदोलन को स्थगित करना। असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। कब? 12 फरवरी 1922। दोनों बातें अलग है। चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। किस स्थान पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया? बारदोली। और वो बैठक कब बुलाई गई? 12 फरवरी 1922। जैसे ही ये आंदोलन अपने शीर्ष पे पहुंचा, चरम पे पहुंचा, तब जाके उस समय गांधी जी ने एक ऐसा निर्णय लिया कि इस आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। उसी दौरान बहुत ज्यादा जो क्रांतिकारी थे गांधी जी के, लोग क्या हो गए थे? खिलाफ हो गए थे। क्योंकि जैसे ही हमें जो सफलता मिलने वाली थी और गांधी जी ने केवल एक घटना के कारण इस असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। इसलिए जो आंदोलन में साथ थे उन लोगों के बीच में भी क्या पड़ गई? फूट पड़ गई। कांग्रेस के जो लोग थे उनमें भी दो गुट बन गए थे। कुछ लोग ये बहुत ज्यादा जो क्रांतिकारी थे, उग्रवादी थे, वो चाहते ही नहीं थे कि आंदोलन को स्थगित किया जाए। सफलता मिलने वाली थी और गांधी जी ने एक ऐसा निर्णय लिया, एक ऐसा कदम उठाया कि उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। मोतीलाल नेहरू ने कहा भी कि गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बारे में कि जब किसी
जो पाप है वो किसी कन्याकुमारी के गांव में किया जा रहा है और उसी का दंड है वो हिमालय में क्यों दिया जा रहा है। एक जगह ऐसी घटना हो गई, लेकिन एक घटना के कारण आप आंदोलन बंद क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। क्यों किया, किस घटना के कारण किया, चोरी चोरी घटना के कारण, क्योंकि वो हिंसा के समर्थन में कभी नहीं थे। इसलिए इसी आंदोलन के दौरान से ही यहां से क्या हो जाते हैं कि कांग्रेस के लोगों के बीच में दो गुट बन जाते हैं। हम याद रखेंगे ये गांधी जी के ने इस स्थान पे रह के आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। जब उनकी आलोचना होने लगी जगह जगह, क्योंकि उनके जो साथी थे क्रांतिकारी वो भी उनकी आलोचना कर रहे थे, तो उस आपत्तिजनक स्थिति का फायदा उठाकर मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। मार्च 1922 को महात्मा गांधी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया गया, याद रखेंगे। और महात्मा गांधी को जो सजा सुनाने वाले न्यायाधीश थे, सजा देने वाले न्यायाधीश का नाम हमें याद रखना है ब्रूमफुल्ड। इन्होंने गांधी जी को असंतोषजनक टिप्पणी के आधार पर 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। याद रखेंगे कितने वर्ष की, 6 वर्ष की कारावास की सजा ब्रूमफील्ड नामक न्यायाधीश के द्वारा सुनाई गई। लेकिन 5 फरवरी 1924 को गांधी जी का स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण, स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको जेल से रिहा कर दिया गया, उनको कारावास से रिहा। तो एक तरफ से गांधी जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया कि इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। उनके साथी कांग्रेस के जो नेतृत्वकर्ता लोग थे वो उनसे नाराज हो गए। उस दौरान अंग्रेजों की न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने फायदा उठाकर असंतोषजनक व्यवहार, क्योंकि रॉलेट एक्ट तो कानून पारित ही था, उनके आधार पर उनको कब गिरफ्तार किया, मार्च 1922 में उनको गिरफ्तार कर दिया। सजा 6 वर्ष की थी, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको कब छोड़ा गया, 5 फरवरी 1924 को सजा किस न्यायाधीश के द्वारा दी गई, ब्रूमफील्ड नामक न्यायाधीश के द्वारा सजा दी गई। इसी दौरान क्या होता है कि कांग्रेस में विभाजन हो जाता है और उस दौरान स्वराज्य पार्टी की स्थापना होती है, क्योंकि इस आंदोलन का मुख्य नारा ही क्या था, स्वराज्य की प्राप्ति। तो गांधी जी जेल चले जाते हैं, कांग्रेस के जो नेतृत्वकर्ता होते हैं उनका विभाजन हो जाता है। कुछ लोग परिवर्तनवादी और दूसरे लोग अपरिवर्तनवादी कहलाए। स्वराज्य जो पार्टी थी कि वो जिन्होंने इसकी स्थापना की वो परिवर्तनवादी थे, वो परिवर्तन लाना चाहते थे। विधान परिषदों में पहुंचकर सरकार की जो गलत नीतियां थी उनका वो विरोध करना चाहते थे। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि इस आंदोलन के चोरा चोरी हत्याकांड के बाद स्वराज्य पार्टी की स्थापना होती है 1923। याद रखेंगे स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब होती है, 1923 ईस्वी में। उससे पहले कि जो दिसंबर 1922 में गया में जो सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी को पहले ही जेल भेजा जा चुका था। उस दौरान इन्होंने स्वराज्य पार्टी जो बनाना चाहते थे CR दास और मोतीलाल नेहरू, उस प्रस्ताव को उन्होंने किस सम्मेलन में रखा था, कांग्रेस का 1922 का सम्मेलन जो कहां हुआ था, गया, जिसको बोध गया कहते बिहार में स्थित है। CR दास ने इसकी अध्यक्षता की थी और इन्होंने स्वराज्य पार्टी का प्रस्ताव इसमें रखा था। गया सम्मेलन में इन्होंने स्वराज्य पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसको क्या कर दिया, कांग्रेसियों ने अस्वीकृत कर दिया था। और इसी के बाद 1923 ईस्वी में, इसके बाद 1923 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की जाती है, 1923। इसके जो संस्थापक है, इसके संस्थापक रहेंगे आपके CR दास यानी चित्तरंजन दास। इस स्वराज्य पार्टी के क्या थे,
अध्यक्ष थे। स्वराज्य पार्टी के क्या थे? अध्यक्ष थे। और दूसरे इनके साथ में कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इनके क्या थे? सचिव। ये तो थे इस पार्टी के क्या? अध्यक्ष। और मोतीलाल नेहरू स्वराज्य पार्टी के क्या थे? सचिव थे। इस तरह से एक आंदोलन को स्थगन को लेकर कांग्रेस के दो गुट बन गए। कुछ लोग परिवर्तनवादी, जिसमें मुख्य जो लोग स्वराज्य पार्टी जो दो भागों में बंटी थी, परिवर्तन और अपरिवर्तन। परिवर्तनवादी में कौन थे? जो विधान परिषदों के चुनाव के माध्यम से पहुंचकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना चाहते थे, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज्य पार्टी के दो पार्ट रह जाएंगे। एक तो पहला हमारा कौन सा रहेगा? वो हमारा रहेगा परिवर्तनवादी। कौन सा? परिवर्तनवादी, जो परिवर्तन कर सरकार का विरोध करना चाहते थे। परिवर्तनवादी, जिसमें हम मानते हैं सीआर दास रहेंगे, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां। इनका उद्देश्य क्या था? विधान परिषद में पहुंचकर या विधान परिषद के चुनाव में भाग लेकर के माध्यम से, विधान परिषद के माध्यम से विधान परिषद के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य था। स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना करने वाले थे वो लोग परिवर्तन के द्वारा चेंज करना चाहते थे, जिसमें सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने उनकी स्थापना की थी। सीआर दास उसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू उसके सचिव थे। इनका मुख्य उद्देश्य था कि विधान परिषद के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों का क्या करना? विरोध करना। दूसरे लोग इस पार्टी में क्या थे? जो इनके साथ में नहीं थे, उनको क्या कहा गया? अपरिवर्तनवादी, जो किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे। अपरिवर्तनवादी लोग थे, जिनमें कौन थे? सरदार पटेल। अपरिवर्तनवादी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, ये अपरिवर्तनवादी पार्टी के अंतर्गत थे, जो किसी तरह से विधान परिषद के माध्यम से सरकार की नीतियों का विरोध करना नहीं चाहते थे। तो स्वराज्य पार्टी के दौरान दो दल बन गए, एक परिवर्तनवादी और दूसरा कौन सा? अपरिवर्तनवादी दल। ये तो विधान परिषद के चुनावों के माध्यम से गलत नीतियों का विरोध करना चाहते थे और ये ऐसा करना नहीं चाहते थे। इसके बाद में 1923 के केंद्रीय विधानसभा, 1923 में केंद्रीय विधानसभा व प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव हुए। प्रांतीय विधान परिषद के चुनावों में स्वराज्य पार्टी ने भाग लिया। जिसके तहत हमें याद रखना है, केंद्रीय विधानसभा की 101 सीटों में से 42 सीटें किसके पास रही?
स्वराज्य पार्टी की रही थी। प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव जिसके तहत स्वराज्य पार्टी को मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत, मध्य प्रांत में स्वराज्य पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। स्वराज्य पार्टी बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो ये बातें हमें याद रखनी कि जिस तरह से 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना कर दी गई, जिनका क्या उद्देश्य था, विधान परिषद में पहुंचकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, और 1923 में जो केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव में वो भाग लेती है और उनको अच्छी सफलता मिलती है कि केंद्रीय जो विधानसभा की 101 सीटों में से 42 सीटों पे उन्होंने विजय प्राप्त की, और प्रांतीय जो विधानसभा थी, प्रांतीय विधान परिषद, जिसके तहत किस प्रांत में उनको पूर्ण बहुमत किस प्रांत में मिला है, हमें याद रखना है, मध्य प्रांत में। और बंगाल में वो सबसे बड़े दल के रूप में थी, लेकिन उनको पंजाब और मद्रास में सफलता कम मिलती। पंजाब व मद्रास में सफलता कम मिली सांप्रदायिकता के कारण। पंजाब व मद्रास में कम सफलता मिली थी इनको, क्योंकि सांप्रदायिकता के कारण। तो ये बातें याद रखना। इसके बाद में उस दौरान इनको कांग्रेस परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादियों को वापस एक करने के लिए हमें ये याद रखना है, 1923 में दिल्ली का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। इनको एक करने के लिए 1923 का विशेष अधिवेशन, 1923 का दिल्ली का विशेष अधिवेशन दिल्ली का विशेष अधिवेशन कांग्रेस का होता है 1923 में। दिल्ली का विशेष अधिवेशन कब? 1923। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की जाती है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में थे। इस दौरान उन दोनों के बीच में क्या होता है? समझौता। और उसी दौरान 5 फरवरी 1924 को खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी की जेल से रिहाई, गांधी जी की जेल से रिहाई हो जाती है। रिहाई, जेल से रिहाई के बाद यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधी जी के द्वारा केवल क्रम से याद रखना, कौन सा कांग्रेस का सम्मेलन 39वां किस स्थान पे आयोजित हुआ? बेलगांव। किस स्थान पे? बेलगांव। कहां स्थित है? कर्नाटक। इस कांग्रेस के सम्मेलन की जो अध्यक्षता की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? महात्मा गांधी के द्वारा। एकमात्र किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की जाती है? तो हमें ये बात याद रखना, बेलगांव सम्मेलन जो कब हुआ? 1924। ये सम्मेलन कब हुआ? 1924 में हुआ था। किस स्थान पर? बेलगांव। कहां स्थित है? कर्नाटक। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? गांधी जी के द्वारा। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, क्यों ये तो सभी को पता है, लेकिन क्रम हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के किस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई?
क्रम पूछा जाता है तो क्रम 39वां स्थान बेलगांव की अध्यक्षता किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा की गई। एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने कब की? 1924 में। किस स्थान पर? बेलगांव। कहां स्थित है? कर्नाटक। तो याद रखना है लाल बाल पाल जो उग्रवादी नेता थे, अरविंद घोष, इन चारों में से तो केवल लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी, वो भी विशेष अधिवेशन सितंबर का कलकत्ता में आयोजित हुआ था जहां से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। तो गांधी के द्वारा केवल एक ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है। जब गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया उस दौरान क्रांतिकारी युवा बहुत ज्यादा आक्रोशित थे, बहुत ज्यादा क्या थे? आक्रोशित थे। उन्होंने फिर से ऐसे गुप्त रूप से संगठन बनाने शुरू कर दिए और अंग्रेजों का विरोध करने के लिए ऐसी गुप्त संस्थाओं की स्थापना कर दी थी। तो 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक ऐसी गुप्त क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की जाती है। कब? इसका जो गठन किया जाता है वो कब किया जाता है? इसका गठन होगा आपके 1924 ईस्वी में। किस स्थान पे होता है इसकी स्थापना? किस स्थान पे की जाती है वो भी हमें याद रखना। किस स्थान पे? कानपुर में इसकी स्थापना की जाती है। इसके जो मुख्य संस्थापक रहते हैं वो आपके रहेंगे कौन? सशिंद्रनाथ सान्याल, याद रखेंगे। एचआरए जिसको कहा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, क्योंकि क्रांतिकारी युवा बहुत ज्यादा आक्रोशित थे, गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया, फिर से उन्होंने एक संगठन बनाया। कौन सा? हम याद रखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट नाम में क्या कहते हैं? एचआरए, जिसका गठन कब किया गया? 1924 में। किस स्थान पे? कानपुर में। सचिंद्रनाथ सन्याल, याद रखेंगे इसके संस्थापक कौन रहेंगे? सशिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा इनका गठन किया गया। ये क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्था की स्थापना की गई। सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा बांग्ला भाषा में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा बांग्ला भाषा में, किस भाषा में याद रखना है? बांग्ला भाषा में कौन सी बुक लिखी गई? याद रखेंगे बंदी जीवन। कौन सी पुस्तक लिखी गई? बंदी जीवन नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? सशिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो द्वितीय जो चरण चल रहा है, जहां क्रांतिकारी गतिविधियों का चरण चलेगा, संस्था का नाम याद रखना है। आंदोलन गांधी जी ने स्थगित कर दिया। आक्रोशित युवाओं ने इस संगठन की स्थापना की जिसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए, क्योंकि ये HSRA आगे जाके 1928 में ये बदलेगा किसमें? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका जो गठन होगा वो कब होगा? 1928 में होगा। किस स्थान पर इसकी स्थापना की जाएगी? दिल्ली में की जाएगी। और चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद, यानी HRA से HSRA कब बना? 1928 में। किस स्थान पे? दिल्ली में। चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक सदस्यों में रहेंगे। तो याद रखना दोनों बातें अलग है। इसकी स्थापना 1924 में किस स्थान पे की जाती है? कानपुर में। सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। कौन सी? बंदी जीवन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन रहेंगे? सचिंद्रनाथ सन्याल। एचआरए की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल। लेकिन HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
जिसका गठन 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में इसके सदस्यों के द्वारा अगला जो हत्याकांड हम पढ़ते हैं, काकोरी कांड। याद रखना कौन सा? काकोरी, बहुत महत्वपूर्ण है काकोरी कांड। ये जो स्थान रहेगा आपका कहां पे रहेगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहेगा। अब क्रांतिकारियों ने गुप्त संगठन तो बना लिया, लेकिन उनको धन चाहिए। उस धन के लिए वो क्या करते हैं? डाका डालते हैं ट्रेन पे। तो ये काकोरी कांड कब हुआ था वो भी हमें याद रखना है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 लखनऊ से सहारनपुर ट्रेन जा रही थी। कहां? लखनऊ से सहारनपुर। सहारनपुर ट्रेन जा रही थी 8 डाउन। उस ट्रेन को किस स्थान पे? काकोरी नामक स्थान पे सरकारी खजाने को लूटा गया। सरकारी खजाना जो धन था इस ट्रेन में किस स्थान पे लूटा? काकोरी नामक स्थान पर क्रांतिकारियों के द्वारा लूटा गया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? काकोरी कांड। अब काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य यही था कि 1924 में एचआरए जो स्थापित की गई, उनको चलाने के लिए उन क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी, और उस धन की पूर्ति करने के लिए उन्होंने इस घटना को कब अंजाम दिया? डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 9 अगस्त 1925। यानी काकोरी जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। सरकारी जो खजाना था उस ट्रेन में, उसको उन्होंने किस रेलवे स्टेशन पे? काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पे। 8 डाउन ट्रेन का नाम था, वो लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। उसी दौरान उन क्रांतिकारियों ने इसको लूट के सरकारी खजाने को प्राप्त कर लिया था। याद रखना है इस कांड के दौरान कुल कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया? याद रखना है 29 लोगों को गिरफ्तार किया। काकोरी कांड में 29 लोगों को गिरफ्तार किया था, याद रखना है। चंद्रशेखर आजाद उनकी पकड़ में नहीं आए थे, यह भी याद रखना। चंद्रशेखर आजाद साथ में थे लेकिन पकड़ में नहीं आए। चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़े गए। चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़े गए। इसके बाद में 4 ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको इस काकोरी जो खजाना लूटा गया था उनके उपलक्ष्य में क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी, याद रखना। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, काकोरी कांड के दौरान कितने लोगों को फांसी दी गई? इनमें से कौन से क्रांतिकारियों को फांसी दी गई जिनमें से शामिल नहीं था? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना है। और इनकी जेलों का नाम भी याद रखना है हमें। काकोरी कांड के दौरान राजेंद्र लाहिड़ी को गोड़ा जेल में, गोड़ा जेल, रोशन उल्ला इलाहाबाद, कौन सी जेल में? इलाहाबाद जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब मेरे दिल में है। इस गीत के भी रचनाकार कौन है?
राम प्रसाद बिस्मिल, जिसको किस जेल में फांसी दी गई? गोरखपुर। किस जेल में फांसी दी गई? गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई। एकमात्र मुस्लिम जो अपराधी इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, रिकॉर्डेड मुस्लिम अपराधी के रूप में किस व्यक्तित्व को फांसी दी गई? याद रखना हमें, अशफाक उल्लाह खां, जिनको किस स्थान पे? फैजाबाद। बहुत अच्छा प्रश्न मिलता है, इनके चारों के नाम देके जेल के नाम दिए जा सकते हैं कि इनको फांसी किन किन जेल में दी गई, मिलान कीजिए। और अशफाक उल्लाह खां को जब फांसी दी जा रही थी तब उन्होंने कहा था, उनको पूछा गया कि आपको दूध पीना है, तब इन्होंने कहा कि मुझे केवल अब मुझे मेरी मां का दूध पीना है। ऐसे मुस्लिम व्यक्तित्व थे जिनके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। तो इन चारों व्यक्तियों के नाम हमें याद रखने हैं, राजेंद्र राहिड़ी, रोशन उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। 3R से याद कर सकते हैं, 3 तो R पे हैं, प्लस A, इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं क्योंकि कई परीक्षा में पूछा गया। और ये जेलों के नाम मैं बता रहा हूं, आगे वाला जो एग्जाम होगा उसमें जरूर पूछा जाएगा कि काकोरी कांड में जो 4 लोगों को फांसी दी गई मुख्य रूप से, उनको किन किन जेलों में फांसी दी गई। तो अच्छी तरह से मित्रों याद रखना, राजेंद्र राहिड़ी को गोड़ा जेल, राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना मेरे दिल में है, इस गीत के रचनाकार भी ये रहेंगे, गोरखपुर जेल, रोशन उल्लाह इलाहाबाद जेल, अशफाक उल्लाह खां फैजाबाद। रिकॉर्डेड मुस्लिम अपराधी के रूप में इनको फांसी दी गई, जिनको फांसी से पहले पूछा गया कि आपको दूध पीना है तो इन्होंने कहा कि मुझे ये दूध नहीं पीना, मुझे तो केवल मेरी मां का ही दूध पीना है। ऐसे व्यक्तित्व थे। तो ये था काकोरी कांड, हमें अच्छी तरह से याद रखना। काकोरी कांड की घटना जो लखनऊ से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित, कब हुई? 9 अगस्त 1925। लखनऊ से सहारनपुर रेल जा रही थी, 8 डाउन। सरकारी खजाने को लूटना उनका मुख्य उद्देश्य था। काकोरी नामक स्थान पर उन्होंने लूटा। इसके दौरान कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 29 लोगों को। कौन सा व्यक्तित्व इसमें पकड़ में नहीं आया, यह भी याद रखना कि काकोरी कांड के दौरान किस क्रांतिकारी को पकड़ नहीं पाए? चंद्रशेखर आजाद। और टोटल गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या कितनी है? 29। लेकिन फांसी देने वालों के लिए फांसी वाले 4 लोगों के नाम हमें याद रखने हैं। फांसी जिनको दी गई, राजेंद्र प्रसाद, रोशन उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। ये बातें हमें याद रखनी अच्छी तरह से। इसके बाद में 1926 में नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा यह भी एक संगठन था जिसकी स्थापना या जिसका गठन कब किया गया? 1926 ईस्वी में किया गया। इसके संस्थापकों के नाम हमें याद रखने हैं, भगत सिंह, छबील व्यास, यशपाल। ये 3 नाम याद रखने इनके संस्थापक। और इसका गठन किस स्थान पे किया गया? लाहौर, जो पाकिस्तान में स्थित है। तो याद रखेंगे नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की गई? 1926 ईस्वी में। किस स्थान पे की गई? याद रखेंगे लाहौर। 1926 ईस्वी में किस स्थान पे की गई? लाहौर में की गई। इसके संस्थापक पूछे जाते हैं भगत सिंह, छबील दास और यशपाल। ये भी एक क्रांतिकारियों का गुप्त तरीके से अंग्रेजों पर वार करने का एक संगठन था, नौजवान भारत सभा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? काकोरी कांड। उससे पहले HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। केवल 3 अक्षर आते हैं 1924। जैसे इसमें एक अक्षर और जुड़ जाता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो 1928। तो इस तरह से ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बाद उन्होंने एक गलत समय पर एक गलत निर्णय लिया, जिसके कारण क्रांतिकारी फिर से भड़क उठे। उन्होंने जगह जगह ऐसी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया और इसकी अगली क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कर दीजिए और अपने आप से जरूर पूछिए कि मैं सही कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा मौका है, खूब सारी वैकेंसीज फिर से उनके फॉर्म वापस शुरू हो गए हैं। RPSC के द्वारा SI का विज्ञापन,
HM का विज्ञापन हम कह सकते हैं, फिर से संस्कृत डिपार्टमेंट का डाला है, सहायक आचार्य कॉलेज लेक्चर की डाली है, इधर से अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ग्राम सेवक की जो भर्ती उसकी घोषणा कर रखी है, पटवारी का विज्ञापन आया हुआ है, वन रक्षक, खूब सारे मौके हैं। परीक्षा कब होगी उससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन जब होगी तब हमारा चयन होना चाहिए। यही हमारा मूल मंत्र है कि हम पढ़ेंगे और परीक्षा जब भी होगी उसमें ऊपर के 10 जो टॉप रैंकर्स रहेंगे उनमें अपना नाम आना चाहिए। उस 10 नाम में अपना नाम देखकर आपको खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। टॉपर्स भी अपन के बीच में से होते हैं, लेकिन एक सटीक रणनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और जोश और जज्बा अपना बरकरार रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।